इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू की क्लास में हम लोग आज लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा 2023 एवं झारखंड प्रवक्ता परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी। आज के इस क्लास में लगभग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, संसाधनों का उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? खपत में कमी करना, सतत विकास, संसाधन संरक्षण, भविष्य के संसाधन। तो भविष्य के लिए संसाधनों का जो संरक्षण होगा उसको सतत विकास कहा जाएगा। सतत विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है कि हम वर्तमान संसाधनों का इस प्रकार उपयोग या दोहन करें जिससे कुछ न कुछ प्राकृतिक संसाधन हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अवशेष रह जाएं। ऐसे विकास को क्या कहा जाएगा? सतत विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली, जो पंचवर्षीय योजना के इतिहास में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका केंद्रीय विषय तीव्र, संपोषणी और अधिक विकास था। तो संपोषणी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था। तो इस प्रकार से एक का आंसर हो जाएगा बी। 2 नंबर क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? 2020, 2021, 2019, 2014। तो यह 2021 में किया गया था। मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील योजना कब लॉन्च की गई थी? 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना लॉन्च की गई थी और यह केंद्र प्रायोजित एक योजना है जो विश्व की सबसे बड़ी विद्यालय भोजन कार्यक्रम योजना है। विद्यालय में नामित क्लास 1 से 8 तक के बच्चे जो विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत हैं और जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष तक की है, ऐसे बच्चों को हर दिन पका पकाया भोजन दिए जाने का प्रावधान इस योजना में किया गया था। 2021 में क्या प्रावधान किया गया? इसमें कुछ संशोधन किया गया। 2021 में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अर्थात कह सकते हैं पीएम पोषण योजना कर दिया गया। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री इसका मिड डे मील या मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कब किया गया? तो 2021 में किया गया था। और इसमें 2021 में नाम बदलने के साथ साथ इसमें एक और संशोधन किया गया। एक संशोधन क्या किया गया? जो उम्र थी उसमें पहले उम्र में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया था। इसमें उम्र घटाकर 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया। इसका उद्देश्य क्या है मिड डे मील योजना का, या कह सकते हैं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का उद्देश्य क्या है? भूख एवं कुपोषण को समाप्त करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि करना तथा जातियों के बीच सामाजिकरण में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राज्यीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो यह केंद्र 30 स्थापित किए जाएंगे। तो सी सही हो जाएगा, 3 का सी सही हो जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला क्रोएशिया यूरोपीय संघ का देश बना कौन सा? 16वां, 18वां, 22वां, 20वां। तो क्रोएशिया जो है यूरो को अपनी मुद्रा अपनाने वाला यूरोपीय संघ का 20वां देश बना है। 20वां देश बना है। यूरोपीय संघ के गठन की अगर बात की जाए तो यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ था? यूरोपीय संघ का गठन 1 नवंबर
93 को हुआ था और इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है। 27 देशों का संघ है यूरोपीय संगठन, जिसमें से 20 देश यूरो को अपनी मुद्रा स्वीकार कर चुके हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना maastricht संधि के तहत हुई थी और यूरोपीय आर्थिक समुदाय या ईईसी की स्थापना रोम संधि के तहत 1997 में हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी, तो maastricht संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी और यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी की स्थापना रोम की संधि के तहत 1957 में की गई थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर 4 का सही हो जाएगा डी। 5 नंबर क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 22 नवंबर 1965 को यूनाइटेड स्टेट द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके गठन के उद्देश्य क्या थे यूएनडीपी के? गरीबी निवारण, लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था करना, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ ऊर्जा विकास में सहयोग करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। यूएनडीपी द्वारा 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है और मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने में भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन एवं पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक का प्रमुख योगदान रहा है। तो 1990 में 90 से HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इस प्रकार से यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में चीनी के निर्यात में भारत का स्थान है। तो चीनी के निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा, पहला, चौथा, पांचवा? तो दूसरा है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का स्थान फर्स्ट है 2022 से। चीनी उत्पादन में भारत फर्स्ट स्थान पर है और सेकंड सबसे बड़ा निर्यातक है भारत। उत्पादन में 2022 से फर्स्ट स्थान पर है भारत और निर्यात में सेकंड स्थान पर है भारत। और अगर राज्यों में बात की जाए तो राज्यों में चीनी उत्पादन में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र है जो 138 लाख टन चीनी उत्पादन के साथ पहले स्थान पर है और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है जो 105 लाख टन चीनी उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है। यह जो आंकड़े हैं यह 2021-22 के अनुसार हैं। पहले स्थान पर चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? वर्तमान में चीनी के निर्यात में भारत का स्थान दूसरा है। अगला, विश्व में सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश कौन सा है? तो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? आप ऑप्शन देख लेते हैं, जापान, चीन, भारत, अमेरिका। तो उपभोक्ता देश में भारत है। सी नंबर सही हो जाएगा 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना या प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ किया गया 25 दिसंबर 2016, 25 सितंबर 2017, 1 जनवरी 2018, 1 अप्रैल 2019। तो 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, रेगनर्स के अनुसार भारत में जनसंख्या का बड़ा आकार, ऑप्शन ए बचत क्षमता को बढ़ाता है, बी निवेश को प्रभावित करता है, सी बचत क्षमता को घटाता है, डी बहुत अधिक बाह्य प्रभाव को जन्म देता है। तो बचत क्षमता को घटाता है। जनसंख्या का बड़ा आकार जो है बचत क्षमता को घटाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास की आत्मस्फूर्ति की अवस्था में विशेष दर रोस्टो के अनुसार होनी चाहिए। तो रोस्टो के अनुसार आत्मस्फूर्ति की अवस्था में विशेष दर जो है वह 5 से बढ़ाकर 10% करने की बात कही गई। रोस्टो प्रमुख रूप से असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री थे, जिनका क्या मानना था? रोस्टो का मानना था कि किसी देश में विकास करने के लिए किसी एक उद्योग में निवेश करना चाहिए। अर्थव्यवस्था के सभी उद्योगों में एक साथ निवेश नहीं किया जा सकता है। विकास कई चरणों से होते हुए उच्च जन उपभोग तक पहुँचता है। रोस्टो
ऐसा मानते थे। इनका मानना था कि विकास एकदम से नहीं, रुक रुक कर होने वाली एक प्रक्रिया है और एक साथ विकास नहीं किया जा सकता। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में एक साथ सभी उद्योगों में निवेश नहीं किया जा सकता है, इसलिए किसी एक उद्योग में निवेश करने की बात इन्होंने कही। रोस्टो ने विकास के 5 चरण बताए थे। पहला चरण इन्होंने क्या बताया था? परंपरागत समाज की बात इन्होंने कही थी, जिसको ट्रेडिशनल सोसाइटी का नाम दिया गया। दूसरा जो विकास का चरण इन्होंने बताया, आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था। तीसरा चरण आत्मनिर्भरता की अवस्था। चौथा चरण परिपक्वता की अवस्था और पांचवा चरण अत्यधिक उपभोग की अवस्था इन्होंने बताया था। इस प्रकार से रोस्टो ने विकास के 5 चरण बताए और इन 5 चरणों में आत्मनिर्भरता की अवस्था में इन्होंने निवेश की दर 5% से बढ़ाकर 10% करने की वकालत की। तो इस प्रकार से 10 का सही आंसर हो जाएगा 10%, डी। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व में कौन सा आर्थिक नहीं है? विकासशील अर्थव्यवस्था, यह आर्थिक तत्व है। औद्योगिक एवं नवप्रवर्तन, यह भी आर्थिक तत्व है। विदेशी पूंजी, यह भी आर्थिक तत्व है। तो स्थिर एवं कुशल प्रशासन, यह आर्थिक तत्व नहीं है। विकास के चरणों में आर्थिक अभिसंरचना के प्रमुख जो घटक हैं, ऊर्जा। आर्थिक अभिसंरचना के घटकों में ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त, बीमा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है। और सामाजिक अवसंरचना में स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई और आवास को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से 11 का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ सिद्धांत दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम दिया गया है। तो निरपेक्ष लाभ की बात किसने की थी? निरपेक्ष लाभ की बात एडम स्मिथ द्वारा की गई थी। तो ए का मिल जाएगा 4 से। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किसने दिया? तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत रिकार्डो ने दिया था। सेकंड बी का मिलान हो जाएगा, रिकार्डो 3 में है, 3 से हो जाएगा। और निवेश गुणक की बात जेमकिंस द्वारा की गई थी। तो जेमकिंस 2 में है, तो सी का मिलान हो जाएगा 2 से। तो 4 3 2 बी ऑप्शन में है, बी से हो जाएगा 12 का। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, किस परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव और लाभप्रद है? लागतों में पूर्ण अंतर के कारण, या लागतों में पूर्ण अंतर, या लागतों में तुलनात्मक अंतर। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव और लाभप्रद इन दोनों अवस्थाओं में है। तो ए था बी, दोनों जिसमें सही हुआ सी ऑप्शन में, सी सही हो जाएगा। अगला, साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय मापने की विधियां बताई, 2, 3, 4, 5। तो साइमन कुजनेट से राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां बताई थी, जिसमें आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि शामिल है। आय विधि में उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए सभी साधनों को प्राप्त आय का योग किया जाता है, जिसमें परिवहन पर व्यय या परिवहन से प्राप्त आय, होटल व्यापार से प्राप्त आय, संचार और व्यापार से प्राप्त आय, गैस बिजली से प्राप्त आय को इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा जो था वह व्यय विधि था। उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर होने वाले व्यय के योग को व्यय विधि में रखा जाता है, जिसमें विनिर्माण से संबंधित या निर्माण से संबंधित व्यय को शामिल किया गया था या किया जाता है। और उत्पादन विधि में किसी विशेष समयावधि में कुल अंतिम उत्पादन का योग शामिल किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, मछली पालन, खनन आदि के लिए उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां आय, व्यय और उत्पाद विधि प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति कर एक प्रत्यक्ष कर है जो प्रतिवर्ष किसी व्यक्ति की संपत्ति के कुल मूल्य पर लगाया जाता है, जिसकी सर्वप्रथम शुरुआत 1957-58 से हुई थी। तो 15 का ए सही हो जाएगा। 16, एमआर शून्य होता है यदि मांग की लोच होती है, तो यदि एमआर शून्य होगा यदि मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। 16 ए सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार किसने दिया?
ऑप्शन ए राजकृष्णा ने दिसंबर 1981 में दिया, विश्वेश्वरैया ने जनवरी 1982 में दिया, राजकृष्णा ने जनवरी 1981 में दिया, राजकृष्णा ने अप्रैल 1981 में दिया। तो राजकृष्णा ने दिसंबर 1981 में हिंदू वृद्धि दर या विकास दर मापने का सुझाव दिया। 17 ऐसे हो जाएगा। 18 द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि विकास, गरीबी उन्मूलन, आधुनिकीकरण, भारी एवं बुनियादी उद्योगों का विकास। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारी एवं बुनियादी उद्योगों का विकास था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय की बात अगर की जाए तो 1956 से 61 तक चला। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो नेहरू और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, गुणक का मूल्य क्या होगा जब c बराबर 5 + 0.75 दिया है। तो गुणक का मूल्य क्या होगा, तो k बराबर 1/1 - MPC हो जाएगा। तो 1/1 - 0.75 हो जाएगा। तो 1/0.25 हो जाएगा। तो जो 0 बढ़ जाएगा, 0 हटेगा तो 4 आंसर आ जाएगा। 25 चुके 100 हो जाएगा। तो 4 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसमें 19 का B सही हो जाएगा। 20 प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्रमशः गठन कब हुआ था प्रथम श्रम आयोग, राष्ट्रीय श्रम आयोग का? तो प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन जो है 1966 में हुआ था और रिपोर्ट 1969 में दी गई थी। तो 20 का सही हो जाएगा आंसर। D 21 निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो निम्न चित्र में क्या दिखाया गया है? इस चित्र में दिखाया गया है विस्तार। प्रारंभ में कीमत OP थी, तब मांग OX होती थी वस्तु की, और कीमत जब घट के OP1 हो गई तो मांग क्या हो गई, OX1 हो गई बढ़ के। तो क्या हुआ, मांग में विस्तार हुआ। तो 21 का सही आंसर D हो जाएगा। 22 द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर पुस्तक लेखक कौन है? तो द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर पुस्तक के लेखक न्यूमैन मॉर्गेस्ट्रान हैं। 22 ऐसे हो जाएगा। 23 मानव विकास रिपोर्ट या सूचकांक 2021-22 में प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, स्वीडन। तो प्रथम स्थान पर 2021-22 में स्विट्जरलैंड है। 23 सही हो जाएगा। 24 HDI में 2021-22 में भारत का स्थान कौन सा है? तो मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान 132वां है। तो 24 का सही आंसर भी हो जाएगा। 25 नवीनतम उपभोक्ता मूल्य का आधार वर्ष क्या है? तो नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है वह 2012 है और 2012 किस ऑप्शन में है? 2012 है D ऑप्शन में। इसके अलावा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 हो जाएगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 हो जाएगा और राष्ट्रीय आय मापने का आधार वर्ष 2011-12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया और इन 25 बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ साथ व्याख्या में हम लोगों ने लगभग इसका डबल क्वेश्चन जानने का प्रयास किया है, क्योंकि हर क्वेश्चन की लगभग व्याख्या की गई है विस्तृत, और जो क्वेश्चन बनने वाले थे उन सब के बारे में जानने का प्रयास किया गया है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।